हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार जारी है इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस। और आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का जो टॉपिक है वही रेगुलरली हमारा जो पिछला और जो क्लास से चल रहा है, वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन। और इसका आज होने वाला है दी एंड। ठीक है, आज होगा अंतिम पार्ट, सेवन पार्ट। ठीक है, और इसी के साथ आज जो है वैदिक पीरियड खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत दिनों से ही चला था, सातवां पार्ट है, सातवां भाग है। और थोड़ा से बाकी है, लगभग 45 से जो है 1 घंटे का क्लास होगा। ठीक है, उसमें ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई क्लासेस से यही देख रहे हैं, वैदिक सभ्यता में क्या क्या देख रहे थे, तो यही चीजें हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, और लास्ट मोमेंट में हम बातें करें तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, और हमने यही बातें की थी कि जानकारी के स्रोत वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, मृतभांड है। ये हमने बातें की थी। साथ ही साथ पिछले क्लास में देखे थे कि सामाजिक जीवन क्या है और राजनीतिक जीवन क्या है। तो समाज में यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहते थे, तो हमने बात की थी कि समाज में लोग परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार थे समाज में। ठीक है, परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार था, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। पिता यहाँ का प्रमुख कहलाता था और इसको हम कुलव के नाम से जानते थे। वहीं पर अगर समाज में वर्ण व्यवस्था की बातें की तो वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर थी। 4 वर्णों की उत्पत्ति देख चुके थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। उनको पैरों की तुलना की जाती थी। ठीक है, उनको पैरों की धूल की तुलना की जाती थी, उनको पशुओं से तुलना की जाती थी। ठीक है, तो शूद्र की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था भी स्टार्ट हो चुका था वर्ण व्यवस्था के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक जीवन के अंतर्गत ये बातें की थी। फिर हमने सामाजिक जीवन के अंदर महिलाओं की स्थिति, ठीक है, महिलाओं की स्थिति के बारे में हमने यहाँ पर देखे थे। और महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, बहुत ज्यादा गिरावट आने लगी। और एक वैदिक कालीन सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जब आते हैं तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी। यहाँ पर महिलाओं को वो सारे सम्मान, वो सारे अधिकार जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता में प्राप्त थे, यहाँ पर बिल्कुल छीन लिए गए थे। धार्मिक जो है चीजों में जाने का अधिकार, ठीक है, हवन कुंड जैसे धार्मिक चीजों में जाने का अधिकार छीन ले गए थे। शिक्षा का अधिकार छीन ले गए थे। सभा समिति नामक संस्था में जो है शिरकत करने का अधिकार छीन ले गए थे। यहाँ तक कि मन मर्जी से शादी करने का भी अधिकार छीन ले गए थे। और हमने यही बात की थी कि स्त्रियों को 3 बुराइयों में गिना जाने लगा था। ठीक है, इससे शराब पीना बुराई है, जुआ खेलना बुराई है, तो स्त्री का होना भी बुराई है, ये भी कही गई थी। ठीक है, साथ ही साथ स्त्री को या पुत्री को, पुत्री होना समाज में, इस समय समाज में पुत्री होना क्या था, जो है सबसे बड़ा दुख था। ठीक है, दुखों का कारण कौन था, पुत्री होना। तो ये सारी जो है चीजें आपने देखी थी, महिलाओं से संबंधित बातें सामाजिक जीवन के अंतर्गत। फिर वहीं पर अगर चर्चा करें तो राजनीतिक जीवन में हमने पिछले क्लास में क्या देखे थे, तो राजनीतिक जीवन के संदर्भ में यही देखे थे कि बहुत जो है, जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो बहुत क्या थे, हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि इसी समय लोहे का आविष्कार हुआ था। लोहे के आविष्कार से कुल्हाड़ी बनाने लगे, कुल्हाड़ी बनाने लगे, हथियार बनाने लगे। ठीक है, तो इनसे क्या होगा, इनसे, ठीक है, वहां के जंगलों की साफ सफाई होगी कुल्हाड़ी से। वहां पर जो कृषि कार्य की जाने लगी। और ये जो है गंगा नदी के तट के किनारे आ जाते हैं, जिससे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। मिट्टी यहाँ का बहुत अच्छा था, जलवायु बहुत अच्छा था, पानी
वो तो स्वतः आपको देखने को मिलता था, गंगा नदी का जो है तट है वहां पर। तो कृषि बहुत अच्छी होती थी, जब कृषि होगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, खूब पैसा आएगा। और इससे राजा क्या होगा, और राजा इससे टैक्स भी लेता है, और साथ ही साथ यहाँ जितने पैसे आएंगे उतने सारे सैनिक रख पाएंगे। तो इस प्रकार से राजा का कार्य यहाँ पर जनता की सेवा ना करके, ठीक है, वो क्या करने लगता है, वो राज्य को विस्तार की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, तो राजा बहुत शक्तिशाली हो गया था। राजों की हमने ये भी बात की थी, ठीक है, इतने बार हमने ये कहा था कि राजा को 5 दिशाओं में, ठीक है, 5 दिशाओं में 5 अलग-अलग क्षेत्रों में, ठीक है, राज्य करने का जो प्रमाण देखने को मिलता है। और राजा को दैवी जो है दैवीकरण का इनको क्या मानते थे, उत्पत्ति मानते थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने राजनीतिक जीवन भी देखे, सामाजिक जीवन भी देखे। अब जो बच गया है वैदिक जो पीरियड में सबसे लास्ट मोमेंट जो आने वाला है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, वो बच गया है, वो आर्थिक जीवन है और धार्मिक जीवन। ठीक है, तो 2 बाकी है, तो उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आपका जो ये वैदिक पीरियड खत्म हो जाएगा। चलिए, ठीक है। तो ठीक है, तो थर्ड है उत्तर वैदिक। सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता ही देख रहे हैं, तो उसमें बार बार लिखने की क्या जरूरत है। सीधा लिख देता हूँ आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन ना लिखकर सीधा मैं लिख देता हूँ आर्थिक जीवन। क्या है, आर्थिक जीवन। चलिए, तो जैसे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में देखे थे, आर्थिक जीवन कहने का मतलब है इकोनॉमी किस प्रकार की थी। ठीक है, पैसा वैसा कहाँ से आता था, क्या काम धंधे होते थे अपनी जीविका उपार्जन के लिए, ठीक है, अपने फैमिली चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए, जो भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बातें हम अगर बात करें तो ये तो कृषि थी। ठीक है, क्या है, कृषि। दूसरा यहाँ से जो है आर्थिक जीवन के अंतर्गत पैसा वैसा एक दूसरी तरफ से भी आता है, इसको हम कहते हैं कर। ठीक है, कर या टैक्स। ठीक है, क्या है, कर या टैक्स, कृषि, कर या टैक्स। और तीसरा मुद्रा व्यवस्था। क्या हो गई थी, मुद्रा व्यवस्था। यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। चलिए, क्या क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं, कृषि के ऊपर, कर के ऊपर, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम बातें करेंगे किसकी, कृषि की। देखिए, यहाँ पर पशुपालन नगण्य हो गया था, उसकी हम बात कर नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पशुपालन, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, होता था बहुत कम मात्रा में। ठीक है, पशुपालन बहुत कम हो गई थी, तो हम सिर्फ बात करेंगे कृषि। तो कृषि की हम बातें करें यदि, तो ये इस समय की क्या थी, सर्वोच्च आर्थिक क्रिया है। क्या है, सर्वोच्च आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। और सर्वोच्च आर्थिक क्रिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसकी आविष्कार हुआ था, किसका आविष्कार हुआ था, लोहे का आविष्कार। इसके कारण से लोहे का आविष्कार हुआ था, और उसकी वजह से जो आर्थिक क्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, 1000 बीसी के आसपास अतरंजी खेड़ा, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में लोहे का आविष्कार हुआ। ठीक है, और इससे हमने यही कहा था कि बहुत सारे लोहे के उपकरण बनेंगे, लोहे का औजार बनेगा, लोहे की जो है, इससे कृषि की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये हमने बात की थी। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे
लोहे का उपकरण बनेगा, और लोहे का उपकरण बनने से, ठीक है, क्या होगा, कृषि का जो है विस्तार देखने को मिलेगा। क्या है, कृषि का विस्तार, और कृषि का विस्तार जैसे ही होगा, कृषि का विस्तार होगा, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर कृषि का विस्तार होगा, ठीक है, तो चाहे इको जो है नॉमी है, इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, इकोनॉमी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और इससे जब इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, विस्तार होगा, तो सभी लोग यही आना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। जिस स्थान पर, ठीक है भाई, जिस स्थान पर आपको ज्यादा रोजगार मिलेगा वहीं तो आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके साथ साथ जनसंख्या में भी वृद्धि होगी, जनसंख्या में भी, ठीक है, क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कृषि कार्य यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ कृषि की जो है उल्लेख कुछ कुछ चीजों में आपको देखने को मिले, कुछ कुछ ग्रंथों में आपको देखने को मिलता है। जिस सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की क्रियाओं की बातें की गई। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, चलिए, सतपथ ब्राह्मण में क्या किया गया है, क्या उल्लेख है, कृषि के, ठीक है, चार क्रियाओं का, चार क्रियाओं का उल्लेख किया गया है या उल्लेख है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी क्रिया है भाई। ठीक है, तो कृषि कार्य करने करने पर आप क्या करते हैं, ठीक है, जुताई, बुआई, ठीक है, कटाई और मड़ाई। ठीक है, इन चार क्रियाओं का जो उल्लेख मिलता है। जुताई करने का मतलब है, ठीक है, जब वर्षा आने से पहले, ठीक है, वर्षा आने से पहले आप जानते हैं जून जुलाई के आस, ठीक है, जून जुलाई के बाद, ठीक है, वर्षा आने से पहले जो है आप क्या कर लेते हैं, बीज बो देते हैं। ठीक है, जुताई करके क्या करते हैं, वर्षा आने से पहले जो है जुताई करके क्या करते हैं, बीज बोया जाता है, बीज बो देते हैं। उनके बाद जब बीज बोया जाता है तो वो पौधे के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, जुताई करने के बाद बीज बोते हैं, फिर पौधे के रूप में हो जाते हैं, फिर वो जो फसल हो जाए तो फसल की बुआई जो है हम क्या करते हैं, ठीक है, जुताई के बाद बुआई, बुआई करने के बाद, ठीक है, जब फसल बढ़ेगी, ठीक है, तो फसल पक जाएगा, फसल पकने के बाद उनको काट देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कटाई। और काटने के बाद उसको एक स्थान पर रखते हैं, जिसको हम कहते हैं मड़ाई। मड़ाई मतलब रख देना, एक वेयर हाउस टाइप। ठीक है, एक जो है बड़े स्पेस में आपको क्या है, फसल को काट के रख देता, फिर उसको क्या है, ठीक है, फसल से वो दाने निकाल देते हैं और उनका यूज हम या फिर उसको बेच देते हैं या फिर उनका यूज खाने में करते हैं, जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बस इतना ही समझिए, कृषि के चार क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। ठीक है। वहीं पर अथर्ववेद में कुछ बातें कही गई है, अथर्ववेद, और अथर्ववेद में और जो है इससे कृषि से संबंधित महत्व जो है बातें की गई है। कृषि का महत्व बताया है यहाँ पर, कृषि का महत्व, ठीक है, का उल्लेख मिला है कि कृषि का महत्व इस समय बहुत अत्यधिक था। ठीक है, साथ ही साथ गेहूं, जौ, चावल आदि का उल्लेख मिलता है। गेहूं, जौ,
चावल का क्या है उल्लेख मिलता है। ठीक है, पिछले कहने का मतलब है ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता में हमें कृषि की सिर्फ एक ही जो है बोल सकते हैं उत्पादन का जो है क्या मिला था, उल्लेख मिला था, वो था जौ। जौ को औ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोहा महत्वपूर्ण था। ठीक है, लोहा क्या था, महत्वपूर्ण था। तो लोहे को क्या कहा जाता था, कृष्ण अयस। ठीक है, लोहे को कृष्ण अयस या एवं श्याम अयस्क कहा जाता है, या श्याम अयस्क। ठीक है, लोहे को किस नाम से जानते थे, लोहे को कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहीं पर तीसरी अगर मैं बातें करूं तो तीसरा जो है काट संहिता। ठीक है, काट संहिता। और काट संहिता में क्या कहा गया है, कार संहिता में ये लिखा गया है, ये उल्लेख मिलता है कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाली हल का उल्लेख मिला है। ठीक है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाली, ठीक है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाली और खींचे जाने वाले हल का उल्लेख, सॉरी, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख देखने को मिलता है। तो कृषि के कुछ प्रमाण जो है इस समय वेदों में, ठीक है, कि जो है उपनिषदों में देखने को मिला है। तो सतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं का उल्लेख, जुताई बुआई कटाई मड़ाई। अथर्ववेद में कृषि के महत्व का उल्लेख मिलता है। गेहूं जौ चावल का उल्लेख दिया देखने को मिला। लोहे को यहाँ पर कृष्ण ऐसा और श्याम ऐसा कहा गया है। वहीं काष्ठ संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख क्या है। ठीक है, हलों का हल का उल्लेख देखने को मिला है। ठीक है, तो एक हल होगा जिसमें 24 बैलें खींची जाएगी, ऐसी जो है उल्लेख काष्ठ संहिता में देखा है। ठीक है, तो कृषि के बारे में, ठीक है, ये चीज बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि के बाद हम देखेंगे कर या टैक्स की बात। क्या है, कर या टैक्स की बात है। कृषि के बाद अगर बात करें तो कर या टैक्स। तो कर या टैक्स क्या यहाँ पर मौजूद थे, या क्या यहाँ पर पे करना पड़ता था। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में हमने देखे तो कि कृषि वहां पर बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, पशुपालन हुआ करते थे और अन्य कार्य भी जो है थोड़ा बहुत होते थे। उस समय राजा जो है कबीले का एक जो है सामान्य व्यक्ति था, जो कि राजा कहलाता था, और उनका कार्य जनता की सेवा था, जहां पर कर या टैक्स नहीं ली जाती थी। जन सेवा के बदले अगर राजा को कोई अगर उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी रहती थी। आप अगर देना नहीं चाहते तो भी आपकी मर्जी, दे, ठीक है, देना नहीं चाहते तो भी आपकी मर्जी और देना चाहते तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो दोनों तरफ थी। इसका मतलब कर वहां पर अनिवार्य नहीं थी, स्वैच्छिक थी, और ऐसे को हम बलि नाम से जानते थे। पिछले क्लास में पिछले जो है ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता में देखे थे। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास कृषि जो है अच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है, कृषि हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास फसल के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, नदी के पास ये जो है सभ्यता देखने को मिली है, लोहे का आविष्कार हो गया, तो इतनी सारी चीजों आपको देखने को मिल गई। तो शासन क्या करेगा, ठीक है, शासक क्या करेगा, राजा क्या करेगा, इनसे टैक्स मांगेंगे, इनसे कर मांगेंगे। तो याद रखिए यहाँ पर जो टैक्स या कर है वो अनिवार्य हो जाते हैं और नियमित रूप से आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो कर कैसा था भाई साहब, कर अनिवार्य, अनिवार्य एवं क्या था, नियमित। ठीक है, क्या थे, नियमित था। ठीक है, ये बातें, कर अनिवार्य एवं
नियमित रूप से आपको पे करना पड़ता था, पटाना पड़ता था। ठीक है, इसको भी यहाँ बलि या इसको भाग के नाम से जानते थे। किस नाम से? भाग या बलि को हम क्या करते हैं? कर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भाग करते हैं या बलि करते हैं, उसको कर करते हैं। अब यहाँ पर एक अधिकारी का नाम आता है, आप जब पढ़े हैं। ठीक है, मैं रत्नी के बारे में बताया था। रत्नी रत्नी में 12 जो है क्या थे? मंत्री थे, अधिकारी थे। उसमें एक नाम आया था भागदूत। ठीक है, क्या है? भागदूत। और भागदूत कहने का मतलब है कर वसूल करने वाला अधिकारी। ठीक है, कर वसूलने वाला क्या है? अधिकारी। अधिकारी। तो भाई राजा साहब तो खुद नहीं जाएगा, ठीक है, कर वसूल करने के लिए। और उस समय ऐसा नहीं कि पेटीएम हुआ करता था, फोन पे हुआ करता था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, गूगल पे वगैरह होते थे। ऐसा नहीं कि हम लोग कर दें। ठीक है, तो भागदूत नामक अधिकारी उन क्षेत्रों पर जाते थे। ठीक है, और वहां से कर इकट्ठा करते थे, और कर इकट्ठा करके जो है शासक है राजा को दे देते थे। तो वे क्या कहलाते थे? भागदूत। कर वसूलने वाला जो है क्या है? अधिकारी है। और जो कर जो है, कर या टैक्स की कितना देने को यहाँ पर देखने को मिलता है कि उत्पादन का 1/6, 1/6 भाग। ठीक है, कर कितना देना पड़ता है? उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, कितना पटानी पड़ेगी? ठीक है, उत्पादन का 1/6वां भाग। चलिए, तो इस प्रकार से कर या टैक्स नियमित रूप से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कर, या एक तो हो गया टैक्स। नेक्स्ट वहीं पर हम बात करते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं मुद्रा की बातें। ठीक है, इसकी बातें, मुद्रा व्यवस्था की बातें। ठीक है, चलिए याद रखिए, जैसे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में देखिए तो मुद्रा अस्तित्व में नहीं था। यहाँ पर भी मुद्रा क्या थे? अस्तित्व में नहीं थी। ऋग्वैदिक कालीन और सभ्यता के अंतर्गत मुद्रा व्यवस्था या जो हम देखे थे किस प्रकार से ये होती, तो वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, क्या होता था? वस्तु विनिमय। तो यहाँ पर भी क्या होगा? वस्तु विनिमय होगा। लेकिन मैंने कहा था एक चीज देखने को मिली थी उस समय कि अगर कोई वस्तु ली जाती है किसी वस्तु के बदले, तो वहां पर किसी एक पक्ष को घाटा होता था, एक पक्ष को। ठीक है, जो है बोल सकते हैं एक पक्ष को घाटा होगा, तो एक पक्ष को घाटा होता था। इसी कारण यहाँ पर एक व्यवस्था की गई थी। प्रॉपरली मुद्रा का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, प्रॉपरली मुद्रा का अस्तित्व नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्या देखने को मिला था? कुछ मौद्रिक इकाई थी। ठीक है, कुछ क्या थे? मौद्रिक इकाई थी। मौद्रिक इकाई कहने का मतलब है कि एक ऐसा जो है चीज बनाई गई थी जिसकी, ठीक है, जिससे आप देकर, ठीक है, जिसको आप देकर क्या कर सकते हैं? वो खरीद सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, और मौद्रिक इकाई के रूप में अगर हम देखें तो एक तो आपको देखने को मिलेगा निष्क, निष्क नामक। ठीक है, और ये सोने का आभूषण होता था। ठीक है, सोने का आभूषण, और सोने के इस आभूषण प्रत्येक जगह वही वैल्यू होता था। ठीक है, जो भी आप खरीदना चाहते हैं सोने के जो है एक आभूषण से, अगर मान के चलिए एक बोरी अगर चावल आता है, तो प्रत्येक जगह एक बोरी चावल आपको मिलेगा। चलिए, एक है सतमान। ठीक है, चांदी की वस्तु थी। क्या है? चांदी की वस्तु। और इसी चांदी की वस्तु फिर वहीं पर आपको देखने को मिलती है। फिर पद है, कृपण है। ठीक है, कृष्णन, रतिका।
ठीक है, क्या है, रतिका। ये सभी क्या नाम है भाई, ये सभी किसके नाम है, ये जो तीनों हैं वो माप तौल की इकाई है, माप तौल की इकाई। ठीक है, क्या है, माप तौल की इकाई। और माप तौल की इकाई कहने का मतलब क्या है, जिससे जो है क्या की जाती है, वस्तु की माप की जाती है, जिससे क्या की जाती है, वस्तुओं की माप की जाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे चावल दीजिए, अगर आप क्या बोलते हैं दुकान में जाके, और आपको शक्कर लेना पड़ता है तो मुझे शक्कर दीजिए, ऐसे बोलते हैं क्या आप बोलेंगे, या फिर मुझे जो है एक पाव शक्कर दीजिए, या फिर बोलेंगे आधा किलो, या फिर 1 किलो, जितना भी आपको ठीक है लगता है उतना आप मांगेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, बाट से आधा किलो का अगर शक्कर मांगे, आधा किलो का जो है बाट उठा के आपको शक्कर तोलेगा और जो है आधा किलो देंगे। ठीक है, वो सभी के लिए। ठीक है, उस समय ऐसा नहीं होते थे, उस समय ठीक है एक बोरी है तो जितना है ठीक है उतना और जो है वो दे देते थे, या तौल के लिए जो ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता में तौल वगैरह के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे अभी अगर हम देखें, अभी तो स्थिति बाट वगैरह जो तौल वगैरह हो गए, 15-20 साल पहले अगर हम जाएंगे, ठीक है, अगर किसी के यहाँ कुछ सामग्री लेना देना पड़ता है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, घर की महिलाएं हो गई या खुद कहीं भी चीज जाके देख लो, इस प्रकार लकड़ी का जो है क्या बना रहता था। ठीक है, लकड़ी की जो है वस्तु मापने की जो है क्या बनी रहती थी। ठीक है, लकड़ी का इस प्रकार से गट्ठा टाइप बना रहता था और इससे वस्तुओं को मापते थे। ठीक है, अगर किसी को दूध देना है या किसी को देना है तो उसी पात्र में उतना ही ठीक है दूध देते थे, उनको 10 रुपए 20 रुपए इस प्रकार से हम देते थे। ठीक है, तो उस समय तौल नहीं थी। ठीक है, माप तौल की इकाइयाँ नहीं थी, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती। तो यहाँ पर माप तौल की इकाइयाँ जो है कुछ देखने को मिली है। ठीक है, जो कि नाम है पद, कृषण और रतिका। निष्क और शतनाम, निष्क है सोने का आभूषण और सतनाम सतमान है चांदी की वस्तु। ठीक है, और ये मौद्रिक इकाई आप देकर क्या कर सकते हैं, कुछ वस्तुएं क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। तो ये आपका क्या हो जाता है, अ, आपका आर्थिक जीवन भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बच गए हैं लास्ट। ठीक है, और वो क्या है, वो है धार्मिक जीवन। क्या है, वो है धार्मिक जीवन। चलिए, चौथा और लास्ट है, क्या है, धार्मिक जीवन। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म या धार्मिक जीवन। चलिए पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में अगर धर्म की बात करें, कहने का मतलब धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन से क्या समझते हैं, वही पूजा पाठ अर्चना धूप अगरबत्ती, किस देवी देवता को मानते हैं, ठीक है, किसकी पूजा करते हैं, किसकी उपासना करते हैं, किसकी आरती करते हैं, ठीक है, किसकी मान्यता है, ठीक है, किसको पूजते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में हमने देखे कि पूजा पाठ अर्चना हवन कुंड जो है सुख शांति समृद्धि के लिए, जो भौतिक जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सामान्य सादा और उच्च विचार टाइप के क्या है, धार्मिक जीवन थे। जो भौतिक चीजें दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाया तो आकाश जो है वो देवता बन गए, पृथ्वी दिखाई दे तो पृथ्वी देव बन गए, सूर्य दिखाई दे तो सूर्य देव बन गए, अग्नि दिखाई दे तो अग्नि देव बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से भौतिक चीजें को ही वो जो है प्रकृति को ही वो दैवीकरण समझ लेते हैं, प्रकृति का दैवीकरण कर लिया गया था ऋग्वैदिक काल सभ्यता में। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए हैं, ठीक है, धार्मिक जीवन में, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते गए हैं हम उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, तो जो धार्मिक जीवन है
यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ पर दिखावा, यहाँ पर आडंबर, यहाँ पर अंधविश्वास, सभी चीजों का जो है चीजें आपको देखने को मिलती है। लोग दिखावा करने लगते हैं, आडंबर करने लगते हैं, अंधविश्वास नाम की चीज हो जाती है। यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा, ठीक है, आपको वो जो वशीकरण, प्रेम जाल वगैरह, बहुत सारी ताबीज, औषधि, ये सभी बातें की जो है चीजें देखने को मिलता है। तंत्र मंत्र, भूत वशीकरण, ठीक है। तो धार्मिक जीवन में आपको बहुत सारे आडंबर देखने को मिलेगा कि अगर किसी के यहाँ बच्चे पैदा करना है तो हवन कुंड पूजा पाठ कराओ, ठीक है, धूप अगरबत्ती जलाओ, ठीक है। किसी का अगर जॉब नहीं लग रहा है, या किसी का जो है, ठीक है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी का जॉब नहीं लगा तो उसकी पूजा पाठ कराओ। किसी का रोजगार ठीक से नहीं चल रहा है, किसी व्यापारी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो उसके लिए कराओ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ के जो है धार्मिक जीवन है, बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिली थी, आडंबर या दिखावा देखने को मिली। वहां पर ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में नहीं जो है बलि, पशु बलि वगैरह नहीं देते थे। यहाँ पर पशु बलि के साथ साथ मनुष्यों की बलि के प्रमाण कई जगह देखने को मिले हैं। यज्ञ लगातार हुई है, ठीक है। हर चीज, बच्चा पैदा होने से लेकर, ठीक है, उनकी मृत्यु तक, ठीक है, उनके जो है पैदा होने से मृत्यु तक कहा जाता है कि 16 संस्कार के रूप में, ठीक है, धार्मिक जीवन में, ठीक है, 16 अलग अलग जो है, ठीक है, संस्कार यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, पैदा होने से मृत्यु तक उनको 16, ठीक है, 16 नॉर्मल जो यज्ञ या उनके लिए जो है 16 संस्कार यहाँ पर क्या देखने को मिली है, महत्व बताया गया है। चलिए हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं धार्मिक जीवन में, ठीक है। ठीक है, आडंबर, दिखावा एवं अंधविश्वास, अंधविश्वास, आडंबर, दिखावा एवं अंधविश्वास का प्रभाव, ठीक है, बढ़ने लगा। ठीक है, और ये देखिए, ये एक तरह से आर्यों की कूटनीति थी, आर्यों की चाल थी, जो बाकी जो जनता है वहां की समझ नहीं थी। ठीक है, आर्यों की कूटनीति या आर्यों की राजनीति, आर्यों की चाल थी, ठीक है। अपने आप को आर्य मान के, अपने आप को जो संस्कृत का जो है बोल सकते हैं, संस्कृत का विद्वान समझते हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ, कुलीन, ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को जो है महान समझते हैं, ठीक है, लोगों को, ठीक है, यहाँ पर अपनी जो है प्रभाव इस समाज में, उत्तरवैदिक कालीन समाज में लोगों को अपनी प्रभाव, अपनी छाप छोड़ने के लिए अलग प्रकार के जो है आडंबर, दिखावा, अंधविश्वास का जो है चीजें देखने को मिली है। ठीक है, उनके ही द्वारा ये फैलाए गए आडंबर, उनके द्वारा बनाए गए ये जो है, ये जो है अंधविश्वास, ठीक है, लोगों के, ठीक है, लोगों के घर तक जो है आपको देखने को मिला, ठीक है, लोगों के मन में पूरी तरह से घर कर दी थी। चलिए, अब जैसे कि हवन कुंड, आप हवन कुंड कराइए, आप पास हो जाएंगे। आप पूजा पाठ कराइए, आपके घर और जो है सुख समृद्धि आएगी। आप अगर धूप अगरबत्ती जलाएंगे तो आपके भगवान सामने प्रकट हो जाएगा। नहीं होता है क्या? आप अगर पशु बलि देंगे तो आपको उन्नति मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हवन कुंड, पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती, पशु बलि, ठीक है, फिर आपको कहीं ना कहीं देखा नर बलि भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिला, नर बलि। तो हवन कुंड, पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती, नर बलि आदि का जो है, ठीक है, आडंबर होने लगा, आदि चीजों का आडंबर देखने को मिला। और जो है आडंबर होने लगा।
चलिए, यज्ञ के समय पशु बलि दी जाती थी, ठीक है, नर बलि दी जाती थी, ठीक है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, भूत प्रेत, वशीकरण, टोना टोटका, जादू टोना, जो भी जादू टोना, टोना टोटका, जादू टोना, भूत वशीकरण, ठीक है, ताबीज पहनना, आदि, ठीक है, आदि होने लगा, आदि होने लगा। इस समय ऐसी चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है, पूरी तरह से आडंबर, पूरी तरह से दिखाव होने लगे, ठीक है। तो मैंने यही कहा था, ये सभी करने के लिए क्या है, अब भाई हवन कुंड करा रहे हैं, पूजा पाठ करा है, तो आर्यों का ये रणनीति है, या वो जो है आर्यों की जो है ये मानसिकता थी, ठीक है, कि लोगों को किस प्रकार से पागल बनाया जाए, ठीक है, लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बना के अपनी जेब में भरी जाए, ठीक है, क्योंकि जितना आप हवन कुंड कराएंगे, जितना पूजा पाठ कराएंगे, भिक्षा में उतनी ही ज्यादा तादाद मात्रा में आपको पैसा देने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय इकोनॉमी बढ़ी थी, कृषि से पैसा आ रहा था, लोग तो बेवकूफ बनेंगे, जितना पैसा है उतना बेवकूफ आप बन रहे हैं, ठीक है। तो जितना हवन कौन कौन पूजा पाठ करा रहे हैं, उतनी, ठीक है, आर्यों की जो है जेबें भर रही है, और अपने, ठीक है, अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सभी अंधविश्वास का जो खेल रहा, ठीक है, अंधविश्वास, आडंबर, दिखावा का खेल उनके द्वारा खेली गई, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये अपनी जेबें भरने के लिए, ठीक है, ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो है आप, ठीक है, ऐसी चीजों के कारण ये जो है क्या हो गया था, ठीक है, यज्ञ हवन कठोर एवं खर्चीले हो गए थे। यज्ञ हवन, पूजा पाठ कठोर एवं खर्चीले हो गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, हवन पूजा पाठ कराना बहुत ही ज्यादा कठोर था, बहुत ही ज्यादा खर्चीला था, और जो एफर्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है, नॉर्मल जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति ऐसे एफर्ट नहीं कर पाते थे, आपकी जो है क्या हो जाएगी, आपके घर, ठीक है, पूरी तरह से आप गरीब हो जाएंगे, जितना पैसा आएगा सब वहीं फेंक देंगे, ठीक है। और इससे समाज का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, देखिए, ये सभी चीजें सबके लिए अनिवार्य था भाई, ऐसा नहीं कि ऐसा मन मर्जी की वगैरह नहीं है, ठीक है। कुछ देखने को आपको मिलेगा, जैसे 16 संस्कार अगर आप देखेंगे, यहाँ पर समाज में 16 संस्कार जो का महत्व बढ़ गया था, ठीक है। इसी के साथ समाज में 16 संस्कारों का महत्व देखने को मिला, या महत्व बढ़ा, ठीक है, 16 संस्कारों का महत्व बढ़ा। जैसे कि देखें तो गर्भाधान संस्कार, ठीक है, क्या है, गर्भाधान संस्कार, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, पुष्पवत संस्कार, ठीक है, पुष्पवत संस्कार, सीमांतो, क्या है, सीमंतो नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार,
अन्न अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्म भेदन संस्कार, कर्ण भेदन भेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ठीक है, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, ठीक है, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, केतान संस्कार, के ठीक है, केशांत, सॉरी केशांत, केशांत संस्कार, एंड देन लास्ट में है अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार। चलिए अब देखिए ये जितने संस्कार आप देख रहे हैं वो सबके लिए लागू था भाई साहब, ठीक है, यहाँ पर ठीक है गर्भाधान, पुष्पवन संस्कार और सीमांतो संस्कार, ये जो संस्कार है ठीक है, जब ठीक है जब जन्म से पूर्व ये संस्कार थे, जन्म से पूर्व संस्कार, पूर्व संस्कार, ठीक है, जन्म से पूर्व जैसे गोद भराई वगैरह होता है, उनके अच्छे से माँ का खाना खिलाना वगैरह, ये सभी जो है ठीक है, इनके लिए सभी संस्कार के लिए एक एक जो है हवन कुंड पूजा पाठ अलग से रखी जाती है, ठीक है। तो माँ के लिए क्या करना है, ठीक है, बच्चे पैदा होने से, अरे भाई बच्चे तो पैदा होने दीजिए, बच्चों को ठीक है सांस तो लेने दीजिए, पहले से संस्कारों की, पहले से हवन कुंड की, पूजा पाठ की पूरा लिस्ट तैयार हो जाती पहले से, ठीक है। और जब पैदा होगा ठीक है, तो जन्म के अवसर पर प्रथम संस्कार इसको फिर से किया जाता है। मैं इसको रीड भी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर से काम नहीं कर पा रहा, क्या बात है, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा हैंग हो गया फिर से सिस्टम में। चलिए ठीक है, ये आ गया भाई। चलिए तो हम कहाँ थे, तो मैंने कहा जन्म के पहले ही, जन्म के पूर्व, ठीक है, जन्म के पूर्व जो है क्या होंगे, पूर्व जो संस्कार होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे,
ठीक है, इनके अंदर में गर्भा में है गर्भ संस्कार, ठीक है। तो इस प्रकार से जात कर्म संस्कार, ठीक है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, ठीक है, प्रथम संस्कार, ठीक है, जन्म के समय ये जो संस्कार होती है बच्चे की जन्म के समय, जन्म के समय ये आपको देखने को मिलेगी। नामकरण संस्कार जानते हैं, नाम, ठीक है, क्या है नामकरण संस्कार, इनसे आप बखूबी जो है परिचित होंगे। नाम रखने का, ठीक है, बच्चे जन्म लेने के बाद उनका नाम रखा जाता है, ठीक है। सोनू गोलू मोनू जो भी आपको रखना है, ठीक है, वो आप रख सकते हैं। तो उसके लिए भी, ठीक है, उनके लिए भी एक संस्कार है, उनके लिए भी पूजा पाठ हवन है, ठीक है, ये सोच सकते हैं, ठीक है। घर से पहले बार निष्क्रम, ठीक है। अब देखेंगे महावीर निष्क्रम वगैरह जो है बौद्ध जैन में आएंगे तो उसमें निष्क्रम कहने का मतलब घर से पहली बार निकलना। घर से क्या है, पहली बार जो है बच्चों का निकलना, घर से पहली बार, ठीक है, निकलना। अगर बच्चे हैं तो घर से, ठीक है, थोड़ा बड़े हो जाएंगे 2-4 साल जितने भी हैं, तो घर से पहली बार वो उस दहलीज को पार करेगी या करेगा, ठीक है। उसके लिए भी ये निष्क्रमण संस्कार रखे गए थे, ठीक है। किसी की नजर लग जाए या किसी की कुछ हो जाए जो भी है उसके लिए भी पहले पूजा पाठ हवन करा लेंगे, ठीक है। अन्नप्रस्थान, इससे आप भी परिचित होंगे, ठीक है। बच्चे को पहले क्या खिलाना, पहली बार अन्न खिलाना, ठीक है। बच्चे को क्या करना, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना, क्या खिलाना, अन्न खिलाना। ये तो होता ही है, आजकल भी आधुनिक जीवन में लोग ऐसा करते हैं भाई, ऐसे बेवकूफी करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर मुंडन की बात आती है, ठीक है। बच्चे को पहली बार जो है क्या किया जाता है, मुंडन किया जाता है, ठीक है। उसके लिए भी पूजा पाठ अर्चना की जाती है। लोग यहाँ पर जो है ये दुआ मानते हैं कि बेटी होगी या बेटा होगा तो हम इसको जाके, ठीक है, गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, इस यहाँ पर, ठीक है, इस नदी के तट पर या यहाँ पर, ठीक है, ये अच्छी जगह ले जाके बच्चों की जो है बाल भेंट करेंगे, मुंडन कराएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, बच्चा है तो पैदा हो गई, ठीक है, बच्चा है तो पैदा हो गई, ठीक है। उसके लिए ये मांगते हैं कि हम लड़की पैदा होगी, लड़की पैदा होगी तो यही करेंगे वो करेंगे। चलिए, तो मुंडन के समय ये संस्कार देखने को मिलता है, ठीक है। कर्ण भेदन संस्कार, ठीक है, कान छिदवाना, कान क्या है, छिदवाना, तो ये भी यहाँ पर संस्कार देखने को मिलता है। विद्या आरंभ, विद्या आरंभ कहने का मतलब है कि वेदों का जो है पाठ पढ़ना, ठीक है, वेदों का पाठ पढ़ना, विद्यारंभ, ठीक है, स्कूल वगैरह जाना, वेदों का पाठ पढ़ना। उपनयन संस्कार गुरुकुल में प्रवेश के पहले, ठीक है, गुरुकुल प्रवेश के पहले, प्रवेश के पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुरुकुल में प्रवेश के पहले जो जनेऊ उन्हें धारण जो है कराया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर वेदों का पाठ पढ़ना, वेदों का पाठ पढ़ना, ठीक है, पाठ पढ़ना, ठीक है। चलिए, समावर्तन और जो है संस्कार, अध्ययन बंद, यहाँ से जो है अब जो है ब्रह्मचर्य यहाँ पर था, ठीक है। अब विद्यार्थी जीवन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी जीवन दोनों समाप्त हो जाते हैं और अध्ययन बंद हो जाता है। और इससे अब क्या है, ठीक है, यहीं पर आपका जो है विद्यार्थी जीवन, ठीक है, और आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है, समाप्त। तो ये सब समाप्त करने के लिए भी एक जो संस्कार हो जाता है समावर्त संस्कार। विवाह संस्कार जाहिर सी बात है, इससे परिचित होंगे, इससे विवाह होंगे आपके, इस संस्कार से आपका क्या होगा, विवाह होगा, ठीक है, क्या होगा, विवाह होगा। ज्ञान संस्कार, ठीक है, दाढ़ी मूछ जो है पूरी तरह से मुंडवा देना, दाढ़ी मूछ मुंडवाना,
ठीक है। और अंत्येष्टि संस्कार जो है पूरी तरह से जब जीवन का अंत हो जाता है तो ये संस्कार किया जाता है। तो सोच सकते हैं जब बच्चा गर्भ में था तो गर्भ से लेके ठीक है उनके जन्म से स्टार्ट होकर वो जीवन के अंत तक ये चला जाता है। तो इतने जो है 16 संस्कारों ठीक है संस्कार यहाँ पर देखने को मिले हैं कहाँ पर उत्तर वैदिकालीन शब्द। और ये बहुत ज्यादा कठोर थे ठीक है और बहुत ही ज्यादा खर्चीले थे जो आम व्यक्ति नहीं करा पाते थे ठीक है। और इसी कारण से ये चीजें बहुत ही आडंबर और बहुत ही ज्यादा जो दिखावा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ जो है पंचायन देखने को मिला था। क्या है? पंच महायान। पंच महायान क्या है? पंच महायान। और ये पंच महायान क्या है? पंच महायान ऐसे पांच जो है यज्ञ या पांच ऐसे नियम है ठीक है। पांच ऐसे नियम है जिसको आपको पूरे जो भी इस काल के समय जो व्यक्ति थे ठीक है सबको क्या करने पड़ते हैं इसको मानना पड़ते हैं ठीक है इसको करनी पड़ती है। जैसे ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ में ईश्वर को क्या किया जाता है? इस यज्ञ में ईश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं कि भाई साहब हमने तो ठीक है धन्यवाद देते हैं ईश्वर को। और यहाँ पर वेदों का पाठ पढ़ा जाता है। इसका वेदों का पाठ। वेदों का पाठ पढ़ते हैं और ईश्वर को ध्यान जो है धन्यवाद देते हैं ठीक है कि हमें और जो है मनुष्य रूप आपने चुनी है। आप हमें मनुष्य के रूप में यहाँ पर जो है चुने हैं। आप आभार व्यक्त करते हैं जो भी गलतियों की माफी करें ये जो भी ठीक है अपनी जो है ठीक है। तो ये ब्रह्म यज्ञ की जाती है ठीक है। क्या यज्ञ की जाती है? ब्रह्म यज्ञ की जाती है। दूसरा जो यज्ञ है वो पितृ यज्ञ ठीक है। क्या है? पितृ यज्ञ। श्राद्ध करना ठीक है। क्या है? श्राद्ध करना। श्राद्ध करना। जल अर्पण करना। जल अर्पण करना। आभार व्यक्त करना ठीक है। क्या है? आभार व्यक्त करना ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाती तो कुछ समय उसके लिए श्राद्ध रखते हैं ठीक है। कुछ लड्डू कुछ चावल कुछ सामग्री रख के छत पर रखते हैं बोलते हैं कि कौवा आ जाएगा ठीक है। कौवे के रूप में दादाजी आएंगे दादाजी खा के चले जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब ठीक है। ऐसे बेवकूफी ठीक है ऐसा थोड़ी होता है। तो श्राद्ध करने लगते हैं लोग जल अर्पण करने लगते हैं ठीक है और उनका आभार व्यक्त करने लगते हैं। चलिए फिर वहीं पर हम देखें तो मनुष्य यज्ञ भी है ठीक है। क्या है? मनुष्य यज्ञ भी है। अतिथि संस्कार। अतिथि संस्कार। देव यज्ञ ठीक है। क्या है? देव यज्ञ देवताओं की भक्ति। देवताओं की भक्ति। चलिए पूजा पाठ। पूजा पाठ ये सभी आपके देखने को मिलती है ठीक है। भूत यज्ञ। अब भूतों के भी यज्ञ किए जाते हैं कि हमें भी परेशान ना करे भूत साहब ठीक है। आप हमें परेशान ना करें। आत्मा और भूत। आत्मा और भूतों की पूजा। क्योंकि अगर देवताओं ठीक है देवताओं की पूजा करते हैं ठीक है उसके साथ साथ हम किसकी पूजा करेंगे? भूतों की पूजा करेंगे ठीक है। क्योंकि अगर ये रुक गए
तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो पंच महायन कहने का मतलब 5 ऐसे यज्ञ, 5 ऐसे नियम जो सबको पालन करने पड़ेंगे। ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें हमारे जीवन, ठीक है, वो अच्छी तरीके से जो है अच्छे से बनाया, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखे वगैरह वगैरह, जो वेदों का पाठ। प्रीत यज्ञ मैंने कहा श्राद्ध करना, ठीक है, यहाँ पर लोग जो जिंदा जो है, ठीक है, दादा दादी को जो है, नानी को जो है खाना नहीं खिलाते और मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं बाहरी। ठीक है, तो बहुत अजीब है ये संसार, ये दुनिया। चलिए जो सॉरी मनुष्य यज्ञ, अतिथि संस्कार, देव यज्ञ देवताओं की भक्ति है, और भूत यज्ञ, ठीक है, तो सबको खुश रखने के साथ भूतों को यज्ञ की जाती, भूतों की यज्ञ की जाती ताकि वो हमें परेशान ना करे। ठीक है, ये भी थे। चलिए कुछ देवताओं की अगर बात करें, ठीक है, देवताएं, कुछ देवता की अगर हम बात करें तो इस समय जो देवता देखने को मिलता है, ठीक है, वो कौन थे? जैसे कि पिछले हमने देखे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में, ठीक है, क्या देखे, ऋग्वैदिक काल में, और अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो देवता मेन जो लिस्टेड देवता थे, आप उसके बारे में जानते हैं? ठीक है, एक तो आपको देखने को मिलता था सबसे प्रथम जो है इंद्र, इंद्र प्रथम प्रमुख देवता थे, इसके बारे में जानते हैं। वरुण जो है, ठीक है, द्वितीय प्रमुख देवता थे। अग्नि द्वितीय प्रमुख देवता, और वरुण तृतीय प्रमुख देवता। ठीक है, यहाँ पर इंद्र का जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर जो इंद्र का स्थान है वो कौन ले लेते हैं? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जाएंगे तो जो इंद्र का स्थान है, इंद्र का स्थान है उसको प्रजापति ले लिया। ठीक है, प्रजापति को सबसे प्रमुख देवता कहा जाता है, और इसको एज अ ब्रह्मा के रूप में क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। वही अग्नि का जो है विष्णु ले लेते हैं। ठीक है, अग्नि की, ठीक है, चलिए अग्नि का जगह इस जो विष्णु ले लेते हैं, और वरुण का जगह जो है रुद्र लेता है, और रुद्र को जो है शिव की तरह देखने को मिलता है। ठीक है, शिव मानते हैं, तो एक तरह से उत्तर वैदिक कालीन सप्ताह में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की जो है बातें। वहीं पर हमने एक और बात हमने की थी, चौथा जो है जो पूषण नाम का जो है देवता था, जो पशुओं का देवता था। ठीक है, इस समय पशुओं का देवता हुआ करता था, और वहीं पर यहाँ पर जो है पूषण जो हो गया, ठीक है, वो शूद्रों के देवता होने लगे। किसके देवता होने लगे? शूद्रों के देवता कहलाए। यहाँ पर शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है, इसके देवता थे, शूद्रों के देवता थे। ठीक है, तो भयंकर आडंबर चले थी भाई साहब, इसमें खर्च बहुत था, बहुत ही ज्यादा जो है आडंबर थे। ये सब बातें आप याद रखिए। चलिए, तो ये आपका प्रॉपर जो है सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन, ये सभी पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो बोलना बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? ठीक है, ये 7 पार्ट में 7 भाग में कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद जो देखेंगे वो जैन धर्म और एवं क्या है, बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो मेरे ख्याल से जो जैन धर्म है वो आपको लगेंगे 3 क्लास। ठीक है,
3 क्लास और बौद्ध धर्म भी लग सकते हैं 3 क्लास, ठीक है, 3 से 4 क्लास। तो ये भी जो है 7 क्लास, 6-7 क्लास में ये भी आपको जैन और बौद्ध धर्म ये भी खत्म, ठीक है। तो 7 क्लास कहने का मतलब है 7, ठीक है, क्लास जो वैदिक सिविलाइजेशन का ये हुआ, और 5 क्लास आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता, तो 10 क्लास, सॉरी 12 क्लास, 7 5 12 क्लास ये हुआ टोटल, ठीक है। और ये भी 6-7 क्लास होगा। तो देखते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे तो भाई दबा के पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, पूरा डिप घुस कर अंदर घुस कर पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो है हमारा, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड का सफर यहीं तक खत्म रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैन धर्म देखेंगे, उसके बाद मूव करेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू क्लास, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पूरा जो है हो चुका है। आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, ठीक है। तो आपकी सेवा के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।